तो अभी हमने यहाँ पे क्या बात की कि जो डीएनए है वो कैसे पैक होगा इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि कितना डीएनए की लेंथ कितनी है 2.2 मीटर और न्यूक्लियस का साइज कितना है 10⁻⁻6 मीटर। तो काफी ज्यादा न्यूक्लियस का डीएनए की लेंथ के काफी ज्यादा है। अब उसको कौन एक्सप्लेन करता है, एक मॉडल है, उस मॉडल का नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल ही हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे डीएनए हमारा पैक होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बेसिक से जाएंगे काफी ज्यादा, और ओनली बस आप ओनली डायग्राम के ऊपर फोकस करना, आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। सबसे पहले आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे देखिए आप इसको देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास डीएनए है। तो आप देखो ना, आपको डीएनए को हेलिकली बाउंड है, इस चीज को देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यस मैम, ट्यूब में। तो यहाँ पे देखिए, अब ये है डीएनए, और बीच बीच में आपको ये पर्पल कलर की हमें बॉल नजर आ रही है। यहाँ पे ये जो पर्पल कलर की जो बॉल है ना, यहाँ पे ये बॉल बनी हुई है हिस्टोन प्रोटीन की। अब ध्यान रखना, डीएनए है हमारा एसिडिक, नेगेटिवली चार्ज, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, ये होती है बेसिक इन नेचर, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, इस डीएनए को पैक करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, हम यहाँ पे बेसिक प्रोटीन की हेल्प लेते हैं, और उन प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो देखो डीएनए आता है हेलिकली, और यहाँ पे देखो ये हिस्टोन ने क्या किया हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन ने एक ना पूरी एक बॉल बनाई हुई है, लेकिन इस पूरी बॉल को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अभी हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, इसको भी वन बाय वन समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नोट करने वाली क्या चीज है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये डबल डबल टाइम, देख रहे हो आप इसको डबल डबल टाइम में रैप कर रही है। हिस्टोन प्रोटीन आई, उसको टू टाइम यहाँ पे रैप हो रहा है, नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रही है, डीएनए को रैप कर रही है। जब डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन रैप कर देती है, इसी को ही बोलते हैं क्रोमेटिन। तो ध्यान रखना, क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन ये काफी ज्यादा लूजली अरेंज होता है। क्रोमेटिन हमने काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि क्रोमेटिन क्या होता है, लूज थ्रेड होता है, ठीक है, फाइबर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब ये क्रोमेटिन सारे कंडेंस हो जाते हैं ना, तो कंडेंस होने पे क्या बना देते हैं, ये जो आप इधर देख पा रहे हो क्रोमोसोम बना देते हैं। तो हमारे पास ये जो क्रोमेटिन फाइबर से यही क्या बनाते हैं, यही क्रोमोसोम बनाते हैं। और ये वाला जो क्रोमोसोम आप देख पा रहे हो, ये हमें कब नजर आता है, ये हमें नजर आता है मेटाफेज स्टेज के अंदर। तो हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है, ये कैसा क्रोमोसोम है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है, जिसके पास क्या होता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन होती है, और डीएनए को रैप कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जब डीएनए को रैप करती है तो वो उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन ही बाद में क्या बनाता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब आपको इतना तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब अगेन ये वाला डायग्राम देखिए, जो हमें सारी चीजें बता देगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डीएनए है वो क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इसका डायमीटर देख पा रहे हो, कितना डायमीटर है, 2 नैनोमीटर, कल भी बात की थी हमने, और कितना एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट लेवल, वन बाय वन देखिए, एट द सिंपलेस्ट लेवल, सबसे सिंपलेस्ट लेवल पे ये जो क्रोमेटिन है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। अब इसके बाद ये जो मैंने कहा कि बीच में पर्पल कलर, ये कौन है, दीज आर प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास डीएनए जो है कॉम्प्लेक्स विद द हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रही है, उसको यहाँ पे रैप कर रही है। जब हिस्टोन प्रोटीन उसको रैप करती है ना, तो इसको एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम जो होता है उसके अंदर क्या है, मतलब इसको न्यूक्लियोसोम किसको बोला, जब हिस्टोन प्रोटीन ने डीएनए को यहाँ पे 2 टाइम रैप कर लिया। यहाँ पे अगर हर जगह देखो तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे ओनली 2 टाइम ही रैप किया है उसने उसको। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन
यहाँ पे हेल्प कर रही है डीएनए को रैप करने के लिए कौन कौन सी प्रोटीन होती है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, एक्चुअली यहाँ पे हिस्टोन पता कौन कौन सी होती है, यहाँ पे हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। ये जो पर्पल कलर की बॉल आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अब यहाँ पे कौन कौन सी हिस्टोन प्रोटीन होती है, एक होती है हमारे पास H2A, एक होती है H2B, एक होती है H3 और एक होती है H4। तो आपको उसको ऐसे लर्न करना है कि 1 नहीं होती है, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, और 2 का एक A फॉर्म आती है, एक आती है उसकी B फॉर्म। अब ध्यान सुनना है यहाँ पे जो मैं बोलूंगी, यहाँ पे जो हमारे पास ये हिस्टोन प्रोटीन है उसका ये जो H2A कंपोनेंट है, मतलब H2A हिस्टोन है, इसकी भी 2 यूनिट होती 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 है। तो 2 4 6 8, ये टोटल कितनी हिस्टोन प्रोटीन होगी हमारे पास, 8 हिस्टोन प्रोटीन हो गई। तो ये क्या काम करती है, तो ये आप इसको इस तरीके से समझिए, देखिए ये ऐसे होता है इस तरीके से। अब यहाँ पे शायद मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगी, 4 ही बने ना अभी, 5, एक्चुअली आप समझ रहे हो, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे। तो यहाँ पे इसके पीछे वाली साइड ऑर्गेनाइज होते हैं, 8 हिस्टोन ऑर्गेनाइज होते हैं, और सबके यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स होंगे। इसको बोल देते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा का मतलब क्या होगा, 8, यहाँ पे 8 हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे ऑक्टामर बना रहे हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया शायद, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा रब करती हूँ, ये वाला पोर्शन देखिए। एक्चुअली ये ना ऐसी होती है देखने में, वहां तो बना नहीं पा रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे साफ साफ आपको नजर आ रहा है, देखिए ये ग्रीन वाला देखो, ये H4 है, H4 के भी देखो 2 कंपोनेंट होते हैं, H3 है, देखो H2B है, H2A है, H2B, H2 है। तो H2A के भी देखो 2 कंपोनेंट है, H2B के भी 2 कंपोनेंट है, H4 के भी 2 है जो अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, और H3 के भी। और ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं कि यहाँ पे ये पूरा ऑक्टामर बना देते हैं। समझ आ रहा है आपको कैसे ये हिस्टोन ऑक्टामर बना है? और इसको मैं ऑक्टामर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने यूनिट है हमारे पास, यहाँ पे 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं दोबारा अपने पीछे वाले डायग्राम पे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने भी आपको यहाँ पे क्या कहा कि जो हमारे पास ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, टोटल यहाँ पे कितनी हिस्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है, 4 पार्टिसिपेट करती है, H2A, H2B, H3 एंड H4। सबके यहाँ पे 2 यूनिट्स होती है। तो यहाँ पे टोटल होगी 8 हिस्टोन प्रोटीन, उसको बोल देते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अब यहाँ पे ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्या होती है नेचर में, ये होती है बेसिक। अब आप मुझे बताइए, प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बनती है, प्रोटीन को बनाने वाला कौन होता है, अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है यहाँ पर बेसिक अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, और जो सबसे ज्यादा बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं उसका नाम है, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं कौन कौन से बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं हिस्टोन प्रोटीन में, उसका नाम है, एक का नाम है आर्जिनिन और सेकंड का नाम है लाइसिन। ऐसे हमें पता ही है ना, लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड होता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन देखी गई है ना हिस्टोन प्रोटीन में, वो इन दोनों की देखी गई है, आर्जिनिन और आपकी लाइसिन की। तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन। देखो अब इसने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, क्यों बनाया, देखिए क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, ये एसिडिक है वो बेस है, और यहाँ पे क्या बना दिया, न्यूक्लियोसोम बना दिया। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, यही होता है हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए। नोट कर लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर और प्लस डीएनए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारे पास हिस्टोन ऑक्टामर है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए न्यूक्लियोसोम कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल। हिस्टोन के यहाँ पे कितने हैं, न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने हिस्टोन मॉलिक्यूल है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल है। तो इसका जो ये जो कोर है, सेंटर वाला पोर्शन, इसके अंदर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल है। असीम तो आपको समझ आ रहा है ये कैसे है, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं 1 2 3 4, अब यहाँ पे कोशिश करूंगी बन जाए 3 4 5 6, अभी सॉरी 8 हो गया, इस तरीके से पूरी बॉल बन जाती है।
अब यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, एक न्यूक्लियोसोम के पास क्या होगा, 8 हिस्टोन प्रोटीन होगी अराउंड विच डीएनए रैप, जिसके अराउंड में क्या होगा, डीएनए रैप करेगा, और कितने टाइम करेगा, 1.65 टाइम करेगा। इसके बाद देखिए क्या है, अ क्रोमेटोसोम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियोसोम प्लस द H1 हिस्टोन। अब ये H1 क्या होता है, एक्चुअली ये भी हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन ही है, लेकिन एक्चुअली इसको हम ना नॉन हिस्टोन कंसिडर करते हैं, मतलब एक्चुअली ये हमारे पास लिंकर की तरह काम करती है। जैसे देखिए हमारे पास देखिए एक न्यूक्लियोसोम ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, इस तरीके से देखिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनते हैं, लेकिन इसके बीच बीच में आपको ऐसे ये लिंकर की तरह नजर आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये आपको ये पर्पल वाला भी, जिनको यहाँ पे थोड़ा सा Yes, स्पेस ma'am. यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं हिस्टोन H1। तो ध्यान रखना, हिस्टोन H1 जो है ना वो आपका न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है, मतलब वो आपका हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर नहीं आता, ये अलग से आता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले साइज देखिए, सबसे पहले डीएनए का यहाँ पे कितना डायमीटर था, 2 नैनोमीटर डायमीटर था, और जब इसको इस हिस्टोन के ऑक्टामर ने रैप किया तो यहाँ पे इसका साइज देखिए कितना हो गया है, 11 नैनोमीटर। एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास इसका न्यूक्लियोसोम ने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको फोल्ड कर दिया है, और क्या प्रोड्यूस करता है, 30 नैनोमीटर का फाइबर। ये समझ पा रहे हैं आप, यहाँ पे पहले डायमीटर 2 नैनोमीटर का, और अब यहाँ पे क्या हो गया है, 11 नैनोमीटर का डायमीटर हो गया है। नैनोमीटर काफी छोटा होता है ना, बोलिए, अगर नैनोमीटर में साइज बड़ा होगा तो वो वैल्यू छोटी है ना हमारे पास। Yes, ma'am. असीम, आपको उसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो छोटा लिखा था लेकिन यहाँ पे बड़ा, तो ये तो साइज बड़ा हो रहा है छोटे होने की बजाय। नो मैम। ठीक है, ओके। जैसे देखो माइनस में आप अगर चीजें कोई भी वो करोगे, जितनी बड़ी उतनी छोटी होती है, उस तरीके से यहाँ पर भी वही चीज है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम प्लस द H1 हिस्टोन। अब एक्चुअली हम इसको एक यहाँ पे नाम आया है क्रोमेटोसोम, लेकिन ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ओनली न्यूक्लियोसोम है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप एडिशनल करना चाहते हो ना कि क्रोमेटोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम प्लस आपका H1 हिस्टोन। अब इसके बाद देखिए न्यूक्लियोसोम फोल्ड हो गया है अप टू 30 नैनोमीटर फाइबर। देखिए अभी काफी ज्यादा को कॉइल अप हो रहा है, देखिए पहले यहाँ पे कोई एकदम आपका फैला हुआ था, पूरा स्प्रेड फॉर्म में था। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब इसने यहाँ पे देखिए इस तरीके से लूप्स बना दिए, दिख रहे हैं आपको, ये देखिए कितने सारे को यहाँ पे न्यूक्लियोसोम बन रहे हैं, दिख रहे हैं आपको कितने ज्यादा Yes, न्यूक्लियोसोम। ma'am. अब जब यहाँ पे देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर आ रहा है, और हिस्टोन ऑक्टामर देखिए इसमें यहाँ पे कॉइल अप करता जा रहा है। अब देखिए 11 नैनोमीटर के बाद देखिए साइज कितना हो गया यहाँ पे, 30 नैनोमीटर का, देख पा रहे हो। अब इसके बाद देखिए Yes, दैट ma'am. फॉर्म लूप, अब इसने पूरी यहाँ पे देखो लूप बना दी इस तरीके से। अब इस लूप के अंदर ना बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है, बहुत ज्यादा, एवरेज 300 नैनोमीटर इन लेंथ। तो अब इसकी लेंथ देखिए कितनी हो गई, ये 300 हो गई है। अब इसके बाद क्या होगा, 300, एक चीज आपको और बता दूं, आपको ये कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं, 300 नैनोमीटर ये वाला, ये कुछ भी गिवन नहीं है, जस्ट ओनली समझने के लिए। हम कहाँ तक याद करना है? नहीं वो आपको मैं बताऊंगी ना, एनसीईआरटी रीड करके बताऊंगी आपको। मैम ये पेज पे जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसमें से क्या क्या है एनसीईआरटी में? क्या कह रहे हो? मैम मैं कह रहा हूँ कि इस पेज पे जितनी इन्फॉर्मेशन है, इसमें से एनसीईआरटी में क्या है? समझ नहीं आया, सॉरी वासु, थोड़ा जोर से बोलो। मैम इस पेज पे जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें से एनसीईआरटी में क्या क्या है? मैं वही कह रही हूँ वासु, मैं आपको बताऊंगी, अभी जस्ट इतना बता रही हूँ कि कैसे पैक हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये 30 नैनोमीटर 11 ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें जस्ट उन्हें समझाने के लिए करेंगे। सोचो 2 नैनोमीटर का जो डीएनए है वो कैसे पैक हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसा तो है नहीं कि आप अभी पढ़ोगे बस आपको एकदम लर्न हो गया, जस्ट उन्हें समझाने के लिए कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। अभी मैं आपको पूरा पे एनसीईआरटी रीड करके बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कितना करना है कितना नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये और ज्यादा यहाँ पे छोटा हो गया है, और करते करते यहाँ पे एट द एंड होने वाला क्या है
कि हमारे पास ये इतना कंडेंस हो जाएगा, बाद में ये बना देगा क्रोमोसोम। ये चीज मुझे आपको मेन दिखानी है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो क्रोमोसोम होता है ना, ये क्या होता है, क्रोमेटिन का ही बना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रोमेटिन, देखिए पहले एक धागा सा था, और देखिए बाद में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम देखिए आए यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब पूरे कंडेंस हो गए और यहाँ पे क्रोमोसोम बन गया। तो डीएनए का यहाँ पे डायमीटर था 2 नैनोमीटर का, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम इसका डायमीटर आ जाता है 1400 नैनोमीटर। अब इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारा क्रोमोसोम किससे बनता है, हम बार बार पढ़ते हैं, बोलते हैं क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। इस पूरे के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ही तो है, जो बहुत ज्यादा कोयलअप हो गया है, काफी ज्यादा, इतना ज्यादा, कितनी बार वो आपका ये हुआ है, मतलब यहाँ पे कंडेंस होके वो बना है। इसलिए बोलते हैं कि क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं। तो क्रोमेटिन ने यहाँ पे क्या बना दिया है, क्रोमोसोम बना दिया है। आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आई हो। अब यहाँ पे एक दो डायग्राम और देख लीजिए, बस ओनली डायग्राम देखने हैं आपको, डायग्राम समझने हैं। थ्योरी हम उतनी करेंगे जितनी एनसीईआरटी में, कुछ भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं। तो एक्चुअली हम देखिए, जब हम इसको ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं न्यूक्लियोसोम को, तो हमें पता है कैसे नजर आता है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने इसको देखा, तो आप इस तरीके से ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग मान लो, जिसके ऊपर हम कुछ भी स्ट्रिंग तो समझते हो वैसे आप, और इस स्ट्रिंग्स के ऊपर अगर आप छोटे यहाँ पे बीड्स लगा दो, तो आपको क्या नजर आ रहे हैं, आपको बीड्स नजर आ रहे हैं स्ट्रिंग के ऊपर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इस न्यूक्लियोसोम को देखते हैं ना, तो ये जो बीड्स है ना, ये बीड्स हमें न्यूक्लियोसोम के बारे में बता रहा है कि इतने ज्यादा कोयलअप हो जाते हैं कि सोचो हमें छोटे छोटे बीड्स नजर आते हैं, हमें इस मतलब यहाँ पे समझ पा रहे हो, क्रोमोसोम न्यूक्लियोसोम हमें कैसे नजर आते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, या एनसीईआरटी में लाइन है एज इट इज। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कोर हिस्टोन ऑफ द न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे लिंकर डीएनए है, और बीड्स ऑन स्ट्रिंग व्यू ऑफ द क्रोमेटिन। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस, जस्ट ओनली आप दोबारा इस डायग्राम को देख सकते हो, और बाद में देखिए इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स है, सॉरी इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम है, जो आपका बाद में पैक होके क्या बनाता है, पैक होके बनाता है क्रोमोसोम को। तो आप अगेन बार बार बस इस डायग्राम को देख लो, ये भी देखो वही चीज है। हाँ ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला भी देख सकते हो, ये नजर आ रही है आपको, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हमने देखा ना, तब हमें नजर आता है। देखो एक स्ट्रिंग है, उसके ऊपर के छोटे हमें बीड्स नजर आ रहे हैं, तो ये बीड्स न्यूक्लियोसोम है। इतने ज्यादा देखो कॉइल अप हो जाते हैं, डीएनए इतना ज्यादा उसको कॉइल कर देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास डीएनए था डबल हेलिकल, फिर हिस्टोन प्रोटीन आती है, देखिए 8, हाँ देखो इस फोटो में आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे पूरे हिस्टोन ऑक्टामर यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नजर आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये आपको, यहाँ पे डीएनए को ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉइल अप कर रहा है, और इस तरीके से बाद में देखिए इसने देखो पूरा यहाँ पे काफी कॉइल अप हो गया है। तो हमें यहाँ पे बीड्स ऑन स्ट्रिंग नजर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बना हुआ है, वो ये वाला डायग्राम बना हुआ है। अब इसको भी आप देखिए, यहाँ पे देखिए सेंटर में एक बॉल बनाई गई है, जिसको बोला गया है हिस्टोन ऑक्टामर, और यहाँ पे देखिए डीएनए इसको 2 टाइम रैप कर रहा है। डीएनए किसको रैप कर रहा है, हिस्टोन ऑक्टामर को। तो ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, ये जो ग्रीन कलर की बॉल है, ये हिस्टोन मॉलिक्यूल है, जो किसका, हाँ जी वहां पे तो 8 हिस्टोन से बन रहा था ये एक। हाँ जी, हमें 1 मिनट पिछला डायग्राम दिखाना। वहां पे तो ये लिखा गया था कि कोर हिस्टोन से बना है। कोर सेंटर वाला पोर्शन हो गया ना, लोग कौन सा ये वाला यहाँ डायग्राम, पे तो न्यूक्लियोसोम लिखा हुआ है ना, ये कोर न्यूक्लियोसोम कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ये न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का कोर, न्यूक्लियोसोम के अंदर तो डीएनए और हिस्टोन दोनों आ गए ना फिर। तो ये बोला न्यूक्लियोसोम का कोर बनाने वाला कौन है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स हैं। तो हाँ तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल हो गए ना। मैम उसमें वो बुक में लिखा हुआ ना, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि वही बात है ना, देखो सेम यहाँ पर भी तो वही लिखा है एनसीईआरटी में कि ये कोर है, मतलब कोर हिस्टोन मॉलिक्यूल है, और बाहर से इसको डीएनए रैप कर रहा है, और यहाँ पे एक H1 हिस्टोन है, जो यहाँ पे लिंकर की तरह काम करता है। अब देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर है,
जो हमें कैसे नजर आती है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ये समझ आ गया आपको बीट्स ऑन स्ट्रिंग क्या है, कि आप ऐसे स्ट्रिंग यूज कर लो और उसके ऊपर अगर हम छोटे हमें बीट्स लगा दें, तो ये बीट्स क्या है, दीज आर न्यूक्लियोसोम। हमें न्यूक्लियोसोम ऐसे नजर आते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। ये नजर आ रहे हैं, देखिए ये ब्लैक कलर में आपको, ये सारे न्यूक्लियोसोम है, विजिबल है, बोलिए। यस मैम। असीम था आपको, यस मैम, विजिबल है। ठीक है। अब बस ओनली आपकी थ्योरी रीड करते हैं, जो आपका क्वेश्चन था कि कितना करना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि हमें कितना कितना पोर्शन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले इसको भी पढ़ ही लेते हैं कि अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं, सच एज ई कोलाई, दो दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। आपको पता है ई कोलाई के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, बट डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। ऐसे तो नॉर्मली वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड ही होता है, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, लेकिन वो उसी फॉर्म में, उस फॉर्म में नहीं रहता, वो भी थोड़ा सा कंडेंस होता है। अब अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए क्या होता है, बीइंग नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज डीएनए के अंदर किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप। ध्यान रखना, फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। इज हेल्ड विद सम प्रोटीन। तो इसको क्या चाहिए, कुछ प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के पास कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, हमारे पास जो मतलब अगर हम बेसिक अमाइनो एसिड का यूज करेंगे प्रोटीन को बनाने के लिए, इन अ रीजन उसे बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। ये भी हमने बात कर ली है। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। तो ये तो इतना छोटा सा पैराग्राफ इन्होंने यहाँ पे प्रोकैरियोट के बारे में लिखा गया है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और वहां पे कुछ प्रोटीन आती है। लेकिन प्लीज ध्यान रखना इस चीज का, हमारे पास जो ये होते हैं ना ई कोलाई बैक्टीरिया, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, और बेसिक प्रोटीन होती है लेकिन हिस्टोन नहीं होती। तो वो यहाँ पे क्या करती है, उसको कॉइल अप करती है और एक लार्ज लूप के अंदर, तो यहाँ पे लूप का फॉर्मेशन होता है। और लूप बनाने में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन ही हेल्प करती है, जो क्या होती है, बेसिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब ये इसके बाद पूरा पैराग्राफ हमारे पास यूकैरियोट के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, इन यूकैरियोट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, बेसिक प्रोटीन है, उसको बोलते हैं हिस्टोन। अ प्रोटीन एक्वायर अ चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड। मानते हो ना इस बात को, कि नॉर्मली जो हमारा अमाइनो एसिड होता है उसके पास अमाइनो ग्रुप भी होता है जो बेसिक होता है, उसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है जो एसिडिक होता है। लेकिन किस अमाइनो एसिड के पास कौन सा ग्रुप ज्यादा है, अमाइनो ग्रुप ज्यादा है कि कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है, उसके बेसिस पे उसका नेचर डिसाइड होगा कि वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। अब किसी प्रोटीन में कितने बेसिक अमाइनो एसिड है, कितने एसिडिक अमाइनो एसिड है, वो उसका नेचर डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है, और साथ में उसका आर ग्रुप। वास्तु आप बताइए, असीम तो आपने देखी थी Yes, ma'am. अमाइनो एसिड की वीडियो, बायोमोलिक्यूल्स में तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, यहाँ पे फिर भी बना देती हूँ। देखिए अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में अल्फा कार्बन होता है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक साइड पे एक साइड हाइड्रोजन, लॉन्ग चेन होती है, हाइड्रोजन होता है। यस और यहाँ पे होता है आर ग्रुप। अब ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये उस अमाइनो एसिड को यूनिक बनाता है। अब यहाँ पे देखिए वन ही अमाइनो है, वन ही कार्बोक्सिल ग्रुप है, लेकिन अब ये आर ग्रुप क्या होगा, यही डिसाइड करता है कि हमारा जो अमाइनो एसिड है वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, वो बेसिक होगा, वो एसिडिक होगा, कि वो एरोमेटिक होगा, जो भी है मतलब वो ये आर ग्रुप ही डिसाइड करने वाला है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब अगर इस आर ग्रुप के अंदर बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो वो बेसिक अमाइनो एसिड बनेगा, अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक बनेगा, अगर वहां पे एरोमेटिक रिंग है तो वो एरोमेटिक बनेगा। ठीक है, असीम तो आपने वीडियोस देखी है अमाइनो एसिड की, प्रोटीन वहां पे तो खत्म हो गया है, या अभी वहां तक पहुंचे ही हो आप, बोलिए। नहीं देखी। फिर तो आपने इसका मतलब मुझे लगता है कि एक ही वीडियो देखी है बायोमोलिक्यूल की, क्योंकि अब तो लिपिड्स भी खत्म हो गए।
तो प्लीज उसको देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह इस चैप्टर में भी इवन आपको हेल्प करेगा अभी जब आप ट्रांसलेशन समझोगे। तो यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास यूकैरियोट के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज सेट होता है। सेट, ध्यान रखना सेट किसका होता है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन का, जिसे बोलते हैं हिस्टोन। अब प्रोटीन एक्वायर चार्ज, प्रोटीन क्या एक्वायर करती है, चार्ज एक्वायर करती है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू विद द चार्ज साइड चेन। वहां पे कि कौन से अमाइनो एसिड की अबंडेंस है और वहां पे उनकी साइड चेन जो है वहां पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। इस लाइन को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लो, इस लाइन को, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसको नोट कर लो अगर ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे किस लाइन की मैं बात कर रही हूँ। यस मैम। कि हिस्टोन किससे रिच होती है, बेसिक अमाइनो एसिड से। एनसीईआरटी में भी साफ साफ बोला गया है कि लाइसिन और आर्जिनिन सबसे ज्यादा होते हैं। तो इन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिस्टोन आर रिच इन कौन सा अमाइनो एसिड है, बेसिक, बट कौन कौन से नाम क्या है, लाइसिन और आर्जिनिन। ऐसे तीन ही बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, एक होता है लाइसिन, एक होता है आर्जिनिन और एक होता है हिस्टिडीन। तो उन तीनों में से मतलब ये दो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है। उसके बाद बोथ द अमाइनो एसिड रेजिड्यू, दोनों अमाइनो एसिड क्या कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। आपको याद है लाइसिन और आर्जिनिन का स्ट्रक्चर या नहीं याद है, बोलिए। यस मैम। ऐसे मैंने आपको अगर, ऐसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने पक्का किया नहीं होगा। मैंने आपको पहले पिछले चैप्टर में मैम क्या? बोला है कि आप प्लीज सारे अमाइनो एसिड लर्न कर लेना विद स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में भी करना ही है, बायोमोलिक्यूल्स में, तो आप यहीं पे कर लो। और अगर आप कर लोगे तो आपको सीरियसली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको सारी चीजें इतनी इजी लगेगी ना इसकी वजह से, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर सारे क्लियर होंगे। लेकिन अभी आपने वो वाला पोर्शन किया नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार। अभी तो सिर्फ नाम ही चाहिए मैम। लेकिन अगर आप कर लोगे, मैं वही कह रहा हूँ, करना तो है ही ना सीधे इसको। केमिस्ट्री में भी तो आपने करना ही है, बायोमोलिक्यूल में, वहां तो सारे स्ट्रक्चर है आपको। यहाँ पे देखिए लाइसिन और आर्जिनिन के इसमें देखिए, ये वाला तो देखिए ऊपर, ये तो सब में कॉमन है, पिंक वाला देखिए। लाइसिन जो है ये तो चलो कार्बन है, यहाँ पे देखिए एक अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया है। और आर्जिनिन में भी देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप 1 ही है, यहाँ पर भी 1 ही है। लेकिन दोनों में एक्चुअली इवन हिस्टिडीन के अंदर भी, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 अमाइनो ग्रुप, 2 समझ आ रहा है कि आर चेन, आर ग्रुप के अंदर। यस मैम। और ये भी देख लो ऐसे, चलो अब इसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी देख लो, ये हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड होता है, एस्पार्टिक एसिड और आपका ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पे देख सकते हो आप 1 अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पे 1 और 1 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। ग्लूटामेट में भी देख सकते हो। तो समझ आ रहा है आप लोगों को यस मैम। कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड एक ही है। तो यहाँ पे कहाँ पहुंचे थे हम, यहाँ पे कि हमारे पास जो हिस्टोन है वो किससे रिच होता है, बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू से रिच होता है, लाइक लाइसिन और आर्जिनिन। बोथ द अमाइनो एसिड रेजिड्यू, दोनों अमाइनो एसिड क्या कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। कहाँ पे, उनकी साइड चेन में, वो आपने देख लिया होगा। तो हिस्टोन कैसे ऑर्गेनाइज होता है, टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल called histone octamer. A negative charge DNA is wrapped around. DNA क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब वो किसको रैप, मतलब किसके आसपास वो मतलब रैप हो रहा है, अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम बनता है जब डीएनए रैप हो जाता है हिस्टोन के राउंड। अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैंने आपको नहीं बताया, इसको नोट कर लीजिए कि जो हमारा 1 न्यूक्लियोसोम होता है ना, 1 न्यूक्लियोसोम, ये तो हमने देख लिया कि मान लेते हैं 1 न्यूक्लियोसोम है, तो ये हमारे डीएनए को यहाँ पे 2 टाइम रैप कर रहा है।
2 टाइम तो रैप कर रहा है, बट कितने बेस पे यहाँ इसके अंदर आ रहे हैं फिर जब यहाँ पे रैपिंग? 1.6 टाइम नहीं करा था हमने। 6 टाइम कब बोला मैंने वासु? 1.6। अच्छा हाँ ठीक है, वो तो आपकी स्पेसिफिक होगी, तो अप्रोक्सीमेट उसको 2 ले रहे ना फिर, क्योंकि एक्चुअली ये पूरा नहीं होता है वहां, तो वो तो पूरी 1.6 लेना है या 2 लेना है? हाँ जी मैम कौन सी वैल्यू लेनी है, 1.6 या 2? मैं कह रही हूँ कि अगर तो हम स्पेसिफिक जाए तो वो आपका 1.6 ही होता है, लेकिन 5 से ऊपर वैल्यू चलेगी तो उसको हम अप्रोक्सीमेट हम उसको 2 कंसीडर कर लेते हैं, नियरली 2। एनसीईआरटी में 2 गिवन है। एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, जस्ट ये मैंने आपको बताया था कि आप डायग्राम देखकर बता सकते हो, ये जैसे यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में नहीं बताया कि वो कितना टाइम वहां पे रैप कर रहा है उसको। ये देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इस तरीके से दिखाया है, जो हमने जितने भी डायग्राम देखे उसमें भी देखो इस तरीके से इसको रैप कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है। समझ आ गया? तो यहाँ पे देखिए जब हमारा डीएनए रैप होता है ना अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, तो कितने बेस पेयर वो कंटेन करता है? 200 बेस पेयर। अगेन ये इंफॉर्मेशन इसको नोट कर लो, डेटा है आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसोम कंटेन करता है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो न्यूक्लियोसोम constitute the repeating unit of structure of nucleus called the chromatin। तो क्रोमेटिन में क्या होता है? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या कंटेन कर रहा है? न्यूक्लियोसोम क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के थ्रेड लाइक स्टेन, आपको पता है कि जो क्रोमेटिन क्या होता है, कलरलेस होता है, उसको हमें स्टेन करना पड़ता है, स्टेन करने पे ही वो हमें नजर आता है। लाइक स्टेन कलर बॉडी हम एक 360 टर्न में 10 बेस पे रखते हैं ना? हाँ जी कुछ नहीं मैम। नहीं बोलिए, बोलो बोलो हम वासु। कुछ नहीं, कोई ज्यादा मैम ज्यादा अजीब क्वेश्चन है। चलो इसके बाद पूछना फिर, ठीक है, मतलब बाद में पूछ लेना। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन। न्यूक्लियोसोम हमें कैसे नजर आते हैं क्रोमेटिन में? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। प्लीज इसको भी लर्न कर लेना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज किया था। जब हमें बीड्स ऑन स्ट्रिंग नजर आए हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया है, जिसकी एनसीईआरटी के अंदर दोनों डायग्राम भी दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी दिखाया और दूसरा न्यूक्लियोसोम भी दिखाया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, थियोरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स और न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल? इसको अभी आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी पूछ रही है। उससे पहले जस्ट ओनली पहले मैं ये वाला पैराग्राफ करवा देती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ना टाइम जो है वो 6 मिनट रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर सेशन एंड हो जाए और ये लास्ट वाला पैराग्राफ रह जाए हमारा। इसको अभी हमें कैलकुलेट करना है कि कितने मतलब न्यूक्लियोसोम होंगे एक मैमेलियन सेल के अंदर। अगर हमारा 1 न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर को कैरी कर रहा है और टोटल बेस पेयर कितने हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 थे, 9 बेस पेयर है। तो अगर इतने बेस पेयर हैं तो 2 और एक न्यूक्लियोसोम इसको कंटेन कर रहा है तो कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? आराम से आंसर आ जाएगा अगर अभी आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे 3.3 into 10 raised to power 7। हाँ मतलब एक्चुअली मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे वैल्यू याद नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म। अब अभी हमने बात की थी कि क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है ना। तो ये बोला कि जो द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर कॉइल्ड, वो दोबारा कॉइल होगा, दोबारा कंडेंस होगा एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन और फॉर्म करेगा क्रोमोसोम। ये लाइन समझ आई? आप सबको पता है कि जो हमें हाईली कंडेंस न्यूक्लियस, हाईली कंडेंस क्रोमोसोम होता है ना, वो हमें मेटाफेज के टाइम पे नजर आता है। ऐसे तो कॉइलिंग हमारा जो मटेरियल होते हैं वो वहां पे कंडेंस होना प्रोफेज से स्टार्ट हो जाता है, इससे पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन जो एकदम कंडेंस फॉर्म होती है ये वाली, इस तरीके से, तो ये वाले क्रोमोसोम तो हमें मेटाफेज में नजर आते हैं। प्रोफेज में हमें काफी ऐसे ऐसे धागे की फॉर्म में नजर आते हैं, लूजली अरेंज। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये फर्दर कॉइल होते हैं, कंडेंस होते हैं मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन और क्या फॉर्म करते हैं? क्रोमोसोम। तो ध्यान रखना, नॉर्मल स्टेज में जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है
उस टाइम पे हमें उन्हें क्रोमेटिन फाइबर ही नजर आएंगे, लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तभी हमें क्रोमोसोम नजर आते हैं, अदरवाइज हमें क्रोमोसोम नजर नहीं आते कभी भी। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की तो पैकेजिंग हो रही है, एट द हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट आर collectively referred to as a non-histone chromosome protein, जिसे अभी हमने कहा था H1। जब हम बात करते हैं कि हायर ऑर्गेनिज्म की, तो हमें यहाँ पे और प्रोटीन चाहिए होती है पैकेजिंग के लिए, जो हिस्टोन का पार्ट नहीं है उसको बोल देते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन और NHC। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। न्यूक्लियस में कई की जगह पे क्रोमेटिन हमारा लूजली पैक होता है और वो आपका स्टेन लाइट होता है, और उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। एक्चुअली इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा आपको बाद में भी करवाऊंगी, बट जस्ट अभी उन्हीं सुन लो। तो यूक्रोमेटिन क्या होता है, लाइट स्टेन होता है, और जब हम उसकी स्टेनिंग करते हैं, और हमने क्या देखा कि वहां पे क्रोमेटिन क्या होते हैं, लूजली पैक होते हैं। लेकिन एक सेकेंड आता है हेट्रोक्रोमेटिन। एक्चुअली क्रोमेटिन के टाइप होते हैं यू और आपका हेट्रो। तो हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, ये काफी ज्यादा मोर डेंसली पैक होता है। तो आप खुद ही सोचो, जो जितना ज्यादा डेंसली पैक होगा वो स्टेन भी डार्क करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या चीज लिखा है, क्या कि जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये आपका इनएक्टिव होता है, और यूक्रोमेटिन हमारा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव क्रोमेटिन होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको भी मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी बॉडी में ही देखिए, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वहां पे हेट्रोक्रोमेटिन भी होते हैं और यहाँ पे यूक्रोमेटिन भी होते हैं। अब ये जो हेट्रोक्रोमेटिन हमने यहाँ पे क्या कहा, ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और यूक्रोमेटिन क्या होता है, एक्टिव। मतलब यही ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। जो आरएनए बनता है ना, वो इस यूक्रोमेटिन से बनता है, हेट्रोक्रोमेटिन से नहीं बनता है। लेकिन जो हमारे ये हेट्रोक्रोमेटिन है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि हमेशा इनएक्टिव ही रहता है। ये डिपेंड करता है बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। जस्ट ओनली भी आप इसको इतना सा नोट कर लो। अगर ये नहीं आया इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट बना लेती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा क्रोमेटिन है यही क्या बनाता है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। ये होता है टू टाइप का, एक होता है यूक्रोमेटिन और सेकंड होता है हमारे पास आपका हेट्रोक्रोमेटिन। जो हमारा यूक्रोमेटिन होता है, यूक्रोमेटिन, इसके अंदर क्रोमेटिन के फाइबर कैसे होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज। इसीलिए जब भी हम इसको स्टेन करते हैं तो इसका स्टेन कैसा होता है, लाइटर होता है, लाइटर। और अगर हम बात करें कि जब भी कोई ट्रांसक्रिप्शन करता है तो ये यही ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव। लेकिन हमारा ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है ना, हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर जितने भी क्रोमेटिन के फाइबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पास ये डेंसली पैक होते हैं। तो अगर कोई चीज डेंसली पैक है, जब भी हम इसको स्टेनिंग करेंगे तो वो स्टेन कैसे करेगा, डार्कर करेगा। और देखो कोई भी चीज इतनी ज्यादा पैक हो जाती है कि हमारे पास की ये ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं कर पाती है, एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। अब एक्चुअली टाइम हो गया है, सेशन आपका एंड होने वाला है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोनों की, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। बाकी हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल हमारा कंप्लीट। मैम आरएनए भी हिस्टोन के आसपास कॉइल्ड होता है, मतलब मैम जब डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है तब मैम जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो तभी भी कॉइल्ड रहते हैं डीएनए से, या फिर उस टाइम तो क्या होता है वासु, वो पूरा आपका अनवाइंड हो जाता है, पूरे हाइड्रोजन बॉन्ड का भी ब्रेक डाउन हो जाता है, वो हम करेंगे अनवाइंडिंग, डीएनए पूरा अलग अलग हो जाता है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड। और कभी भी पूरा डीएनए तो पार्टिसिपेट करता है